Assalamualaikum, everyone, and my name is Dr. Dilip Kumar. I'm President CMT Center of Manual Therapy. और वैसे CMT Center of Manual Therapy ने डिफरेंट जो है सीरीज लॉन्च की थी बायोमेकेनिक्स और थेरापेटिक के ऊपर, डिफरेंट कैंसरोलॉजी के ऊपर, एनाटमी के ऊपर बहुत सब्जेक्ट्स हम जो है वो कवर करा चुके हैं। और ये न्यू सीरीज हमने लॉन्च की है जिसका मेन मोटिव ये है कि अगर किसी भी टॉपिक या प्रेजेंटेशन में आप किसी भी डीपीटी के किसी भी ईयर में हैं और अगर उसमें आपको डिफिकल्टी है कोई भी टॉपिक सब्जेक्ट या प्रेजेंटेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट टू सीएमटी। आप सीएमटी को वो अपना कंटेंट भेजेंगे। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आप उनको भेज सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू रिकॉर्ड जस्ट लाइक दिस लेक्चर। वी विल ट्राई टू रिकॉर्ड योर प्रेजेंटेशन और योर टॉपिक। वी विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक and with the help of recording we will provide you on CMT YouTube channel। तो ये मोटिव था हमारा इस सीरीज का। जैसे कि ये कैंसरोलॉजी आज हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ये भी किसी स्टूडेंट ने हमें भेजी थी। वेल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो व्हाट्स कैंसरोलॉजी, पहले हम स्टार्ट करेंगे। कैंसरोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। काइनेटिक्स वर्ड निकला गया है और मोशन लॉजी मतलब स्टडी। तो पहले हम देखेंगे कि हम स्टडी क्यों करते हैं, देन पहले हम फोकस करेंगे इसकी ब्रांचेस कितनी है। कैंसरोलॉजी स्टडी ऑफ द ह्यूमन मूवमेंट, यहाँ पे हम सिर्फ इंसानों की बात करेंगे। सो स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इज कॉल्ड कैंसरोलॉजी। कैंसरोलॉजी को पढ़ने के लिए डिफरेंट चीजें पे हमारी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। लाइक एनाटमी, लेट्स सपोज आप जब मूवमेंट पढ़ते हो देन मूवमेंट कहीं से तो क्रिएट होगी, उसके जॉइंट्स कौन से हैं, उसके मसल्स कौन से हैं। तो दिस इज एनाटमी बेसिकली। एनाटमिक वर्ड मींस कट। उसका बेसिक मकसद एनाटमी स्टडी ऑफ व्हेन वी डू some sort of the cutting and we see inside the human body, this is how anatomy। well, हम कैंसरोलॉजी की बात करें then we must know the physiology, what is the function of a muscle। every movement, whenever a movement is going on, definitely there is a muscle beyond it। या तो एक मसल है या तो मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल, बट there is a possibility from a muscle, तभी तो मूवमेंट, इसके अलावा मूवमेंट पॉसिबल। सो वी मस्ट नो द फिजियोलॉजी एंड फाइनली वी मस्ट नो द फिजिक्स। किस लॉस के ऊपर वो, किस प्रिंसिपल्स के ऊपर वो काम कर रहा है। आगे चल के हम एक सी बायोमेकेनिक्स का सब्जेक्ट है, मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स ऑन ह्यूमन बॉडी। जब हम फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, न्यूटन के लॉज हैं, लीवर पुली, दिस इज बेसिकली अ फिजिक्स। तो जब हम इसको इंसानों में, ह्यूमन बॉडी में अप्लाई करते हैं तो दिस कम अंडर द डोमेन ऑफ बायोमेकेनिक्स। सो वी मस्ट नो द फिजिक्स बेसिकली। तो यही चीजें पर मिल के हम जो है वो कैंसरोलॉजी के ऊपर। अच्छा, वाई कैंसरोलॉजी, क्यों कैंसरोलॉजी पढ़नी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली जब हम कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, सो वी मस्ट नो द ह्यूमन मूवमेंट। पहले हमें नॉर्मल मूवमेंट पता होनी चाहिए, हमें नॉर्मल रेंजेस पता होनी चाहिए, तभी ही हम कोई एक्सरसाइजेज वगैरह बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट हम करा सकते हैं। ना कि फिजियोथेरेपिस्ट बाकी चीजों में भी, लाइक द ट्रेनर्स, लाइक द कोचेस, फिटनेस ट्रेनर, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आर देयर हु नीड बेसिकली कैंसरोलॉजी। जैसे कोचेस हैं, फिटनेस ट्रेनर है, एज यू कैन सी, एनाटोमिस्ट हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के जो स्पेशलिस्ट हैं, फिजियोज हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, डिफरेंट थेरेपी के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, दे मस्ट नो सम सॉर्ट ऑफ द कि इस मूवमेंट के पीछे कौन सा मसल इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो वो असेस कर पाएंगे। किसी का गेट पैटर्न असेस करना, सो वी मस्ट नो द बेसिकली कैंसरोलॉजी। टाइप्स ऑफ द कैंसरोलॉजी वी हैव एनाटॉमिक कैंसरोलॉजी। बेसिकली एनाटॉमिक वर्ड ही स्ट्रक्चर से निकलता है जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। So before we move on to the kinesiology, we must know when we talk about the study of the human musculature system, every movement is responsible only possible by any muscle or by any joint। So जब हम bone और joints की study करेंगे, so we are talking about the anatomy। when structure, जब हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हमें पता है कि मसल स्ट्रक्चर के हिसाब से तीन हिस्सों में तीन, there are the three types of muscle, skeletal, cardiac and smooth। on the basis of muscle contraction we also have agonist, antagonistic, जब हम कैंसरोलॉजी की बात करेंगे। so when we talk about the muscle responsible for any movement, so we are talking about the structural kinesiology। and दोनों को मिला के, because this is there must be a neuromuscular coordination basically। एक कुछ भी नहीं है, अगर मसल्स है उसकी नर्व सप्लाई नहीं है, तो मसल किसी भी काम का नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल इन स्ट्रोक में यही होता है, जब आपको उनको फालिज का अटैक होता है, दे गेट बेसिकली डीनर्वेटेड नर्व, उन मसल्स उनमें रेस्पॉन्ड स्ट्रेंथ ही नहीं होती बेसिकली, बिकॉज देयर इज मिसकम्युनिकेशन या मिस डिसकनेक्शन बिटवीन देम। We have applied kinesiology that is often concerned with the muscle tone। what is the muscle tone? Muscle tone, it's by definition it's a partial state of contraction। जब भी आपका मसल चाहे किसी भी पोजीशन में हो, चाहे वर्क कर रहा हो या ना कर रहा हो,
it always have some sort of the contraction, not fully but partial. तो पॉइंट इज दैट आप किसी भी पोजीशन में हो, आप चाहे सिटिंग में हो, लाइंग में हो, आप कोई काम कर रहे हो ना कर रहे हो, हर टाइम आपके मसल में एक कॉन्ट्रैक्शन रहती है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली अ मसल टोन, और उसको हम अप्लाइड काइनेसियोलॉजी में स्टडी करेंगे. Special kinesiology is also just like when we do some sort of the specific segments, when we study biomechanics as a whole, but when we talk about specific segment, we are concerned with a special. And finally, we have a clinical often concerned with the physical therapy or functional anatomy. When we apply it, basically, like हमने movements वगैरह सारी study कर ली, हमने muscles, etc. When we apply in our clinical practice after the graduation, so you are talking about the clinical kinesiology. When we talk about the function, like every activity that we do in our daily life, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम करते हैं, they basically we are doing the movement, we are basically moving our bones, joints, we are using our muscles, they are studied under functional anatomy. And finally we have a physiotherapy, which is officially when you apply it in clinical, at your clinical practice, at your hospitals, on your patients, so you are doing basically treatment. So for a physiotherapist, you must need some sort of the assessment, good background of your knowledge, different resources of information. So when you do take the history, take the subjective, objective, you do assess the patient, and then finally treat and recommend for the home plan. So this is all you are doing basically a physical therapy. The application, जब हम इन फिजिक्स के लॉस को ह्यूमन बॉडी में हम एज अ होल मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इनकी स्टडी करेंगे तो कैंसरोलॉजी. बट हम जब मूवमेंट को भी आगे चल के डिवाइड करेंगे, मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक, तो हम जितने भी फिजिक्स के लॉज अप्लाई करेंगे, लाइक हमें पता होगा इतनी एंगल पे ये चीज बन रही है, वी आर यूजिंग द लॉज ऑफ लीवर, वी आर यूजिंग द जॉइंट्स एज अ लीवर, वी आर यूजिंग द जॉइंट्स एज अ पुली. So we are talking about the physics. So whenever laws of disciplines of the physics, Newton's law, etc., when we use it, when we apply it on human body, we are talking about the they are studied under the subject of biomechanics. So biomechanics, biomechanics, bio human body life, and mechanics is a branch of physics जो कि मोशन से कंसर्न है, फोर्सेस से कंसर्न है. जब भी कोई मूवमेंट होगी बॉडी में, डेफिनेटली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ द फोर्स. हम मसल की मूवमेंट कराते हैं, देयर इज अ टेंशन. हम वॉक करते हैं, ग्रेविटी हमें पुल करती है, सो देयर आर सम सॉर्ट ऑफ द मसल्स, इंटरनल मसल्स जो बॉडी खुद जनरेट करे. We only have a two types of the muscle. Internal जो बॉडी खुद जनरेट करे, like the muscular force. When we do some sort of the activity, internal muscles generate the forces. These are the internal forces. External जो बॉडी पे अप्लाई हो. इंटरनल जो हम बॉडी प्रोड्यूस करती है किसी चीज पे अप्लाई करने के लिए, कोई मूवमेंट करने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए, किसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए. एक्सटर्नल हम पे अप्लाई होते हैं. कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब हम वॉक करते हैं, gravity is continually acting. हम बैठे हुए हैं, we are also the gravity is acting at the point of, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. तो एक्सटर्नल फोर्सेस, उसके अलावा रेजिस्टेंट फोर्सेस हैं, ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस हैं. तो वो फोर्सेस जो बाहर से, अगर हम कोई एक्सटर्नल वेट कैरी करते हैं, तो दिस इज आल्सो अ फोर्स, लोड इज आल्सो अ फोर्स. तो मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन सब हेडिंग्स, द स्टैटिक एंड द डायनामिक्स. तो हम अगर किसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं एंड सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर किसी भी सब्जेक्ट को जब हम स्टडी करेंगे और वो सब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा होगा, सो वी आर इट विल बी स्टडीड अंडर द वर्ड ऑफ स्टैटिक. और जब भी किसी ऐसे सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जो कि मूविंग होगा, जिसमें एक्सेलरेशन, देयर इज एक्सेलरेशन, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ द मूवमेंट, लाइक द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, the which is also a law of inertia. A object will remain its original position until and unless it is not displaced by any external force or other force. कोई भी स्ट्रक्चर जिस पोजीशन में है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो मूविंग होगी, until and unless don't disturbed by any external force. जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता. और जब भी एक्सटर्नल फोर्स होगा, there would be acceleration, F is equal to ma. बहरहाल, तो स्टैटिक तब जब हम किसी ऐसे सब्जेक्ट की स्टडी करें जो तो या तो यूनिफॉर्म मोशन में हो या एक्सेलरेशन का नाम ना, क्योंकि व्हेन यू आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देयर इज अ जीरो एक्सेलरेशन. व्हेन देयर इज अ सडन चेंज इन योर वेलोसिटी, देन इट कम्स एक्सेलरेशन. तभी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है. चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, द एक्सेलरेशन इज जनरेटेड. और ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी जब आप किसी जो मूविंग में हो उसकी स्टडी करोगे, तो यू आर, it will be under the domain of dynamics. उसके बाद dynamics is
जो है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। इन शॉर्ट इन दोनों को मैं अगर एक ही सिनेरियो में एक्सप्लेन करूं, काइनेटिक्स इज सिंपली अ action when we talk about the study of the action of forces, and when we talk about the whole description of the motion except the force which cause the movement basically। मतलब जब हम सिर्फ फोर्स की बात करें जिसने मूवमेंट को क्रिएट किया तो हम काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। जब हम मोशन की सारी डिस्क्रिप्शन दे दें, उसकी सारी अपीयरेंस दे दें, उसका मैग्नीट्यूड की बात करें सिवाय फोर्स के जिसने उस मूवमेंट को क्रिएट किया, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द काइनेमेटिक्स। इन शॉर्ट क्रिकेटर एक बैट्समैन है जो कि बॉल को हिट करता है और बॉल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 5 मिनट 1 मिनट के अंदर जो है वो बॉल पहुंच जाती है कहीं पे, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन एक्सेप्ट द फोर्स विच जनरेटेड। हमने ये नहीं कहा कितने न्यूटन फोर्स के साथ उसने जो है वो हिट किया, अपनी बैट से जो है बॉल को हिट किया। So here we are talking about the kinematics. When we talk about only the force, like a batsman hit the ball with a bat of with a 20 Newton force. So here we are talking about the force. तो ये काइनेटिक्स में स्टडी होगा। लेकिन हम बाकी डिस्क्रिप्शन विद रेस्पेक्ट टू द स्पेस एंड टाइम एक्सेप्ट द फोर्स जिसने जनरेट किया, तो हालांकि कोई मूवमेंट फोर्स के बगैर तो पॉसिबल नहीं है, तो दे आर स्टडीड अंडर द काइनेमेटिक्स। उसके अलावा हमारे पास जो काइनेमेटिक्स है वो फर्दर डिवाइडेड है ऑस्टियोकाइनेमेटिक एंड ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक। ऑस्टियोकाइनेमेटिक और ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक क्या है? ऑस्टियो मतलब बोन, काइनेमेटिक मतलब मोशन। सो बोन मूवमेंट इज बेसिकली ऑस्टियोकाइनेमेटिक। ऑर्थ्रो मींस जॉइंट, सो जॉइंट मूवमेंट या बोन सरफेसेस मूवमेंट इज बेसिकली ऑर्थ्रो। इन शॉर्ट मैं दोनों में पहले फर्क समझा दूं। ऑस्टियोकाइनेमेटिक वो मूवमेंट है जो कि हम देख सकते हैं, तो जो बड़ी मूवमेंट्स हैं जो कि किसी भी जॉइंट्स पे हो रही हो, these are the osteokinetic, like the gross movement, like the major movement। अब कौन सी बड़ी मूवमेंट्स है? we can see the flexion extension at the shoulder, different joint, जहां पे भी जो भी मूवमेंट हो, abduction adduction, we can see trunk movement, spine की movement, full body movement, all the movement which we can see, which we can control, means they are voluntary, and which are physiological, these are the osteokinetic, like the flexion extension etc। अब ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक में दीज आर नॉट फिजियोलॉजिकल, वो हमारे अंडर में नहीं होती, वो खुद ब खुद हो जाती हैं, दैट्स व्हाई दे आर इनवॉलंटरी। द फर्स्ट डेफिनेशन, ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक दोस मूवमेंट व्हिच टेक्स प्लेस एट द जॉइंट सरफेसेस। वो बोन पे नहीं हो रही, बोन मूवमेंट करा रही हैं लेकिन बोन जहां पे आपस में जोड़ बनाती हैं जिनको हम बोन सरफेसेस कहते हैं, उसके अंदर हो रही है, हम इसको देख नहीं सकते। जैसे सवाल यह है कि फिर इनका फायदा क्या है, उसको भी हम देखेंगे। तो जॉइंट सरफेसेस पे जो मूवमेंट होती हैं उनको हम कहेंगे ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक। दीज आर असेसरी बिकॉज दे ओनली असिस्ट, वो हम देख नहीं सकते लेकिन वो जरूरी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रेंज। लेट सपोज हम पढ़ते हैं कि शोल्डर की फ्लेक्शन, शोल्डर एब्डक्शन 180 है, तो क्या ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक का इसमें रोल है? जवाब है यस। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द 180 डिग्री एट अ शोल्डर जॉइंट we must know the both movement, the osteokinetic and the orthokinetic। So these movements are very important in order to complete the range at any joint। किसी भी जॉइंट पे जब रेंज को कंप्लीट करने की बात होगी तो ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक का होना लाजमी है। अब सवाल ये है ये हमारे अंडर में नहीं होती, सो दीज आर द इनवॉलंटरी। तो ये मैं डिफरेंस भी आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। कहाँ पे होती हैं? सरफेसेस पे होती हैं, वो बोन पे होती हैं, दूसरा फर्क हो गया। फाइनली व्हाट आर द एग्जांपल? वी हैव अ रोलिंग, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग एटसेट्रा। सो डिफरेंट जॉइंट्स, हर जॉइंट पे दोनों मूवमेंट होती हैं, लेकिन वो मूवमेंट जो हम देख सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, दे आर ऑस्टियोकाइनेमेटिक। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है इनको एक्सेसरी कहा जाता है या जॉइंट प्ले मूवमेंट भी कहा जाता है। Like on right side, if you can see the boy is doing all the activities in yellow t-shirt, all the activities, these are the osteokinetic। When we talk about on the left side, the rolling, gliding, which we can't see, they take place inside the in the joint surfaces basically, at the level where the both two bones are meeting with each other to form a joint। तो joint level पे, junction level पे जो bones movements होते हैं which we can't see, these are the orthokinetic। Then we have a segments of the body। The body is divided into upper extremity, lower extremity। एक्सट्रीमिटी पूरे बाजू के लिए वर्ड यूज होता है, पूरी लिम्ब के लिए हम अपर एक्सट्रीमिटी कहते हैं, अपर को, लोअर मतलब टांग को हम कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम अपर एक्सट्रीमिटी के भी डिवाइड करें तो देयर आर टू रीजन। जो ह्यूमरस वाला हिस्सा है, वी नो देयर आर द 3 मेजर बोन्स, वैसे तो 30 बोन्स हैं। जो ह्यूमरस वाला हिस्सा है उसको अपर आर्म भी कहा जाता है, और जो रेडियस अल्ना वाला हिस्सा है उसको लोअर आर्म कहा जाता है, ठीक है।
इसी तरह लोअर एक्सट्रीमिटी में अपर लेग जो थाई बोन है, जो थाई वाला हिस्सा है, और लोअर लेग टिबिया एंड फिबुला को वाले हिस्से को कहा जाता है, जिसको हम अपर में फोर आर्म कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो अपर आर्म, लोअर आर्म। तो अपर एक्सट्रीमिटी में वी हैव अ मोस्ट, जो हम ऊपर से अगर हम आते हैं तो वी हैव अ ह्यूमरस बोन, देन वी हैव अ रेडियस अल्ना, देन वी हैव अ 8 कार्पल बोन, देन वी हैव अ टार्सल बोन, देन वी हैव अ मेटाटार्सल, एंड देन वी हैव अ कार्पल bone, then we have a metacarpal, and then we have a phalanges. Likewise, in lower extremity, we have a main hip bone, which is not hip bone. After that, we have a femur, thigh bone, then we have a tibia, fibula, two major bone, lower leg, then we have a tarsal, then we have a metatarsal, and then we have a ultimately phalanges. So this is a short introduction. हम anatomy में इतना deep में नहीं जा रहे because we are talking about the kinesiology. Then we have a trunk. Trunk is also divided into thoracic and abdomen. Thoracic जो हमारा chest वाला हिस्सा है, जो जहाँ पे रिप केज है, स्टर्नम है, चेस्ट बोन जिसको कहा जाता है। स्टर्नम के भी 3 पार्ट हैं, अगेन डिटेल में नहीं जा रहे। मेन्यूब्रम है, बॉडी है, देन वी हैव अ ज़िफोइड। रिप केज है, रिप केज मेनली इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। वी हैव अ हार्ट एंड लंग्स देयर। देन ये थोरेसिक वी हैव अ थोरेसिक कैविटी, ये हमें ब्रीदिंग में भी जो है वो हेल्प करती है। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी है, जिसमें लोअर ट्रंक आ जाता है, स्टमक है, और पोस्टीरियरली हमारे पास लंबर वर्टिब्रा। थोरेसिक में थोरेसिक vertebra we have a 12, lumbar में lumbar we have a 5 lumbar vertebra. Neck, the cervical, there are 7 cervical vertebrae and the skull, जिसमें brain protected है, cranial. This is the picture we can see. Now we have some descriptive terminologies. Basically descriptive मतलब किसी चीज को describe करने के लिए, terminologies मतलब terms basically. तो कुछ हमारे पास डायरेक्शनल टर्म हैं जो कि हम मेडिकल प्रोफेशनल के साथ यूज करते हैं, विद मेडिकल स्टाफ, हम अपने असिस्टेंट के साथ, हम अपने जूनियर कलीग के साथ यूज करते हैं। तो वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो उनको हम देखेंगे वो कौन कौन से। वी हैव अ बॉडी पोजीशंस आल्सो। जब भी हम बॉडी पोजीशन की बात करेंगे तो हमारे पास एनाटॉमिकल और दूसरी है फंडामेंटल। एनाटॉमिकल फंडामेंटल बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, सिवाय जो हाथों की पोजीशन है, द हैंड प्लेसमेंट ऑफ द आर्म्स बेसिकली फेसिंग फॉरवर्ड और एट द साइड, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। कैसे? जब हम व्हेन द इरेक्ट पोजीशन, जब हम एक बंदे को खड़ा करते हैं, सामने से उसको देखते हैं, उसका फेस फॉरवर्ड होगा एंड इट विल फेस फॉरवर्ड, आईज विल बी फेस फॉरवर्ड, स्पाइन इरेक्ट, सर्वाइकल with respect to shoulder at the level straight facing forward, arms also facing forward. जो हमारे बाजू हैं, जो हमारे हाथ होंगे, वो हम बिल्कुल सुपिनेटेड पोजीशन में रखेंगे और they will face forward, वो आपको दिखेंगे बाकायदे उसके पाम। तो दिस इज, हम पिक्चर देखेंगे, दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन। इसी पोजीशन में सारी पोजीशन सेम, और जो पैर होंगे वो एक नॉर्मल इन बेस ऑफ सपोर्ट के साथ, ताकि आप स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो। और इसी पोजीशन को जब आप आर्म बाय द साइड कर दोगे इन मिड प्रोन पोजीशन, आर्म जो है फेस करेंगे आप सामने नहीं, हम बॉडी को आर्म फेस करेंगे। तो दिस इज योर फंडामेंटल पोजीशन। फंडामेंटल पोजीशन हमारे पास 4 है, लेकिन हम इतने डिटेल 4 है हमारे पास, स्टैंडिंग है, सिटिंग है, लाइंग है और हैंगिंग है। और उसमें से जो पोजीशन निकलती है उनको हम ड्राइव्ड कहते हैं। अब हम पिक्चर देखेंगे। ऑन योर राइट साइड द आर्म्स आर फेसिंग फॉरवर्ड, हाथ जो है वो बिल्कुल सुपिनेटेड पोजीशन में है, दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन। एंड आर्म्स एट द साइड इन मिड प्रोन पोजीशन, दिस इज योर fundamental. Then we have some directional terms also, different directional terms. We have a anterior, posterior. Anterior मतलब जो ventral side, आगे वाला हिस्सा, forward basically. जब हम किसी को सामने से देखते हैं, we can see the face, we can see the thoracic area, chest area, we can palpate the sternum. So we are basically facing it forward. हम सामने से उसको देख रहे हैं. So in medical terminology, we are seeing it anteriorly. तो हम ये कहेंगे कि हम उसका एंटीरियर एस्पेक्ट देख रहे हैं। और जब इसका उलट करोगे, पीछे वाला हिस्सा, बैकवर्ड, पोस्टीरियर, डोर्सल, दिस इज योर पोस्टीरियर। अब मैं एग्जांपल दूं, जो स्टर्नम है, जो चेस्ट बोन, इट्स प्लेस्ड एंटीरियरली, सिंपल इज दैट। तो अगर हम किसी को सामने से देखेंगे, हम स्टर्नम बोन उसकी पैल्पेट कर सकते हैं, हम उसका फेस देख सकते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटीरियर एस्पेक्ट। और जब भी इसी पेशेंट को जब हम पीछे से टर्न करके असेस करेंगे, देखेंगे, सो वी कैन सी व्हाट वी कैन सी ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट, द ऑक्सीपिट एरिया, the scapula we can palpate, the backward lumbar area, the lordotic curve, so the buttocks. So this is we are talking about dorsal. तो on आगे वाला हिस्सा anterior, जिसको ventral भी कहा जाता है, पीछे वाला हिस्सा dorsal या backward. As you can see on your right side picture, the model is showing the anterior aspect, उसी के साथ posterior aspect. Then we have a medial and lateral. Medial, जब हम मिड लाइन की बात करेंगे, एक्सिस है ना हमारा, मिसाल के तौर पे जिस लाइन में हमारे पास नोज है, देन वी हैव अ माउथ, देन वी हैव अ स्पाइन
तो ये पूरा हिस्सा जो है ये मिड लाइन कहलाती है। तो जब भी कोई मूवमेंट मिड लाइन की तरफ होगी तो वो मीडियल कहलाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज व्हेन वी डू द एबडक्शन एंड रिडक्शन, एबडक्शन में हम जो हाथ है, बाजू है हमारा, हिप पे भी होती है, हम उसको दूर लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम मिड लाइन, सो वी आर गोइंग लेटरली, हम मिड लाइन से दूर जा रहे हैं, सो वी आर गोइंग लेटरली। और जब यही इसका आप रिवर्स कर लो, व्हेन वी विल डू द एडक्शन, जब हम एडक्शन करेंगे हाथ को टुवर्ड बॉडी की तरफ लेके आएंगे बेसिकली, सो वी आर कमिंग मीडियली, सो अवे फ्रॉम मिड लाइन इज लेटरली, टुवर्ड मिड लाइन इज मीडियली, एज यू कैन सी ऑन योर पिक्चर। हाँ, फोर आर्म में जो हमारे पास दो बोन्स हैं, एक है रेडियस एक है अल्ना। रेडियल हमेशा थंब साइड प्लेस होती है, ठीक है, जो थंब है उस तरफ रेडियस होती है। तो जो दूसरी है अल्ना, अल्ना इज मीडियल एंड रेडियस इज लेटरल। आप इसको इस तरह, क्यों, अल्ना इज मोर प्रोक्सिमल, मोर नियर टू बॉडी, अल्ना जो है बॉडी के करीब है, रेडियस दूर है, तो रेडियस इज लेटरल, अल्ना इज मीडियल। देन वी हैव अ सुपीरियर एंड इंफीरियर। इन शॉर्ट सुपीरियर मतलब अपवर्ड, जब हम ऊपर वाले हिस्से की बात करेंगे। लेट्स सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट स्कल, तो हम कहेंगे स्कल इज प्लेस सुपीरियर इन द बॉडी, यू आर राइट। एंड टेल जो कॉर्डल, इसीलिए सुपीरियर के लिए एक वर्ड यूज है क्रेनियल। क्रेनियल मतलब वर्ड ब्रेन से निकला गया है, ठीक है। तो क्रेनियल, सुपीरियर क्रेनियल बोथ आर सेम। एंड इंफीरियर कॉर्डल, कॉर्डल मतलब टेल, तो जो हमारी टेल बोन है, कॉक्सियस बोन है, दे आर इंफीरियर। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हम किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, as you can see the skull superior। proximal distal, proximal मतलब जब आप कोई चीज ट्रंक से करीब की बात करोगे, ट्रंक के जो आपकी चीज करीब होगी विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, दैट विल बी प्रॉक्सिमल। मिसाल, शोल्डर में जो हमारे पास मेन ज्वाइंट है, वैसे तो बहुत सारे, शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट। शोल्डर कंधा, एल्बो कोनी, रिस्ट कलाई। तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे, कलाई जो रिस्ट है इट्स मोर डिस्टल एज कम्पेयर टू द शोल्डर। शोल्डर के करीब एल्बो है या रिस्ट है, जवाब है एल्बो। तो एल्बो इज प्रोक्सिमल टू शोल्डर ज्वाइंट एंड रिस्ट इज डिस्टल टू प्रोक्सिमल ज्वाइंट। तो रेफरेंस हमने किसको दिया, शोल्डर को, बिकॉज शोल्डर इज अटैच विद द ट्रंक। तो ट्रंक की रेफरेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्क्राइब करेंगे। उसी तरह जब हम हिप की बात करें, जो फुट है इट्स डिस्टल एज कम्पेयर टू द नी, एंड नी इज प्रोक्सिमल विथ रेस्पेक्ट टू द हिप ज्वाइंट। तो हिप के करीब कौन सा ज्वाइंट है, नी, घुटना, सो इट्स प्रोक्सिमल। एंड जो पैर है, जो फुट है, एंकल है, इट्स मोर डिस्टल। तो इसी तरह हम उसको डिफाइन करेंगे। एज यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ एरोज। देन वी हैव अ सुपरफिशियल डीप। सुपरफिशियल जो ऊपर वाली, सुपर ऊपर, सुपरफिशियल वाली चीज जो आप ऊपर से देखोगे, जो आपको सरफेस पे चीज मिलेगी। लेट्स सपोज जब हम जल्द को देखते हैं, स्किन को देखते हैं, तो स्किन की दो लेयर्स, हम डिटेल में नहीं जा रहे, शॉर्ट, एपिडर्मिस एंड वी हैव अ डर्मिस। तो दो लेयर्स है, जब हम स्किन को टीयर करेंगे तो पहले हमें एपिडर्मिस मिलेगी, फिर हमें डर्मिस मिलेगी बेसिकली। तो एपिडर्मिस इज सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर है, और जो उसके अंदर है वो डर्मिस है। तो जब हम अंदर की बात करेंगे, जब हम किसी स्ट्रक्चर को ओपन करके कट लगा के सर्जन जो अंदर जो भी ऑपरेट वगैरह करते हैं, तो दे आर गोइंग बेसिकली डीप। तो जो अंदर प्लेट है, मसल बोन, दे आर द डीपर। तो सुपरफिशियल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एट द सरफेस। देन वी हैव अ क्रेनियल एंड कॉर्डियल। क्रेनियल कॉर्डियल वही है, सुपीरियर एंड इंफीरियर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्रेनियल मतलब टुवर्ड द ब्रेन एंड कॉर्डियल मतलब टुवर्ड द टेल, डाउनवर्ड, as you can see the picture। ipsilateral and contralateral। ipsilateral इसको समझना इसीलिए लाजमी है क्योंकि आगे चल के राइट एंड लेफ्ट का डेक्स्टर एंड सिनिस्टर वर्ड भी यूज होते हैं। इप्सिलेटरल जब आप दो बॉडी पार्ट्स की बात करो, दोनों एक तरफ ही प्लेस्ड हो। मिसाल के तौर पे राइट आर्म, राइट शोल्डर, राइट हिप, दे आर ऑन सेम साइड, सो दे आर इप्सिलेटरल टू ईच अदर। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, अगर दोनों तरफ। उसी तरह अगर आप एक राइट वाला एक लेफ्ट वाले चीज की बात करोगे, बॉडी पार्ट की बात करोगे, सो यू आर टॉकिंग अबाउट दे आर कॉन्ट्रालेटरल टू ईच अदर। कैसे? राइट शोल्डर एंड लेफ्ट शोल्डर, दे बोथ आर कॉन्ट्रालेटरल टू ईच अदर because one is on right, one is on left. When you talk about the right shoulder or right hip, so they are ipsilateral to each other. उसी तरह left shoulder, left hip, they are ipsilateral। मैं सिर्फ शोल्डर और हिप का मिसाल दे रहा हूँ। दो चीजें अगर एक तरफ ही पड़ी होंगी तो वो आपस में इप्सिलेटरल कहलाएंगी। एक चीज एक तरफ, दूसरी चीज अपोजिट साइड, तो वो आपस में कॉन्ट्रालेटरल कहलाएंगी। इसी तरह डेक्स्टर और सिनिस्टर वर्ड आगे चल के यूज होगा स्लाइड में। यहाँ पे हमने दो चीजें यूज की, वहां पे सिर्फ एक चीज। जब आप बॉडी के कोई भी पार्ट जो कि राइट साइड प्लेस्ड होगा उसको आप डेक्स्टर कहोगे उसके लिए, और कोई भी बॉडी का पार्ट जो लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट साइड पे आपका कान है, आपकी लेफ्ट आई है, आंख है,
ठीक है, आपका लेफ्ट शोल्डर है, लेफ्ट एल्बो है, लेफ्ट रिस्ट है, लेफ्ट हिप है, नी, सारे जो चीजें राइट साइड है वो लेफ्ट साइड भी है। तो जब भी आप कोई भी ऐसा बॉडी का पार्ट, लंग्स है, किडनी है, जब आप लेफ्ट साइड की बात करोगे तो यू आर टॉकिंग अबाउट द सिंस्टर। व्हेन यू टॉक अबाउट द वन थिंग ऑन योर राइट साइड, टॉकिंग अबाउट डेक्स्टर। एक चीज की बात, जब आप दो चीजें बात करोगे जो कि दोनों राइट साइड की हैं, तो वो आपस में इप्सिलेटरल कहलाएंगी। तो मतलब इप्सिलेटर मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। When you are talking about the two things placed on one in right and one on left, you can say these are the contralateral to each other. जो आपकी आंख है, राइट वाली लेफ्ट वाली, आपस में जो है दे आर contralateral to each other। कान जो राइट है वो लेफ्ट वाला, दोनों आपस में contralateral है, ठीक है। Now as you can see on your right side, जहाँ पे डार्क कलर से मार्क किया गया, तो राइट साइड का बाजू और राइट साइड की टांग, दे बोथ आर ipsilateral to each other। उसी जगह पे लेफ्ट साइड पे देखो, राइट साइड का बाजू है, लेफ्ट साइड की टांग है बेसिकली, so they are the contralateral to each other। Now we have a prone and a supine। Prone lying on your prone is basically lying on your stomach। जब आप पेट के बल, पीठ के बल, पेट के बल जब लेटते हैं, उल्टा बेसिकली लेटते हैं, तो दिस इज द प्रोन पोजीशन। सुपाइन जब हम सीधा लेटते हैं, जब हम अपने बैक के बल, कमर के बल लेटते हैं, और फेसिंग टुवर्ड सीलिंग, जब हम छत की तरफ देख कर लेटते हैं सीधा सीधा, बिल्कुल, दिस इज अ सुपाइन पोजीशन इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। जब हम उल्टा लेटते हैं जमीन की तरफ, तो वी आर दिस इज द प्रोन पोजीशन। as you can see on your right side is supine and left side on right side is lying on your back, वो कमर के बल लेटा हुआ है, और prone side lying on tummy, stomach, वो पेट के बल लेटा हुआ है। Then we have a dexter sinister, we have already discussed। Thank you so much, this was all about the basic introduction of kinesiology। We have a many more also presentation and we will try to continue, try to cover all well। Furthermore, अगर आपने किसी भी चीज की, किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट के ऊपर आपने बात करनी है, तो यू कैन सेंड, लिंक्स आर provided to you। We have a Center of Manual Therapy Facebook page, CMT FB, we have a CMT YouTube, and I have also provided my own email address। तो आप किसी भी चीज पे ईमेल करें तो आप मुझे मैसेज कर दें, साथ साथ हम ट्राई करेंगे उसको जितना जल्दी आप लोगों के साथ, आप लोगों को रेस्पॉन्ड कर सकें। तो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।